बच्चे अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली किस चीज के लिए कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू द ऑब्जेक्ट और मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू द बॉडी विच इज थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी एंड देन इट इज अलाउड टू फॉल ऑल अलोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मतलब क्या है कि सिंपल सा मान लो मेरे पास कोई भी एक चीज है, ये इरेजर है, मैं यहां से इसे फेंकूंगा, मैं फेंकता हूं और उसके बाद बस छोड़ देता हूं, मैं इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगाते हुए नहीं लेके जा रहा हूं। मैंने सिंपल क्या काम किया, मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, जैसे ही मैंने रिलीज किया मेरा काम खत्म, और उसके बाद सिर्फ ग्रेविटी के इंपैक्ट में जैसा भी मोशन ये कवर करे, जिस भी तरीके से जिस भी पाथ को कवर करे, वो इसकी इच्छा है। ऐसे मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आई ये बात? प्रोजेक्टाइल में हम किसी तरीके की एक्सटर्नल इंजन के थ्रू, एक्सटर्नल कोई भी कंबशन इंजन लगा लो, कोई भी हमारा लगा लो, जैसे हम बैलून को छोड़ते हैं तो उसमें कॉन्टिन्यूसली हवा बाहर निकल रही होती है, वो कोई भी ऐसा केस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल के साथ भी। यहां हम क्या बात कर रहे हैं? कोई भी किसी भी तरह की और फोर्स एक्ट नहीं करेगी, सिर्फ एक फोर्स थी जिसके साथ हमने इनिशिएट किया बस, और उसके बाद वो मोशन सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल के इंपैक्ट में, इफेक्ट में जैसे गया वैसे उसे हमने जाने दिया। ये बात समझ में आई है? सिंपल मैं एक बार इसको दिखाने की कोशिश करूं। अगर ये हमारे पास जैसे बॉटल है, बॉटल के ऊपर, क्योंकि देखो दो तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है जिस टाइम पे मैं इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूंगा। जैसे यहां एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, एक हाइट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, मैं अगर इस पे फोर्स लगाऊंगा तो मैं सिर्फ सीधा आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, और उसके बाद अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो खुद एक पाथ जैसा भी जो भी फॉलो करेगा उसे हमने करने दिया। ये बात समझ में आई है? तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये समझ में आया? दूसरा होता है अगर मैं इसको किसी एंगल पे इनिशिएट करूं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं इसको किसी एंगल पे इनिशिएट कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर किसी एंगल पे इनिशिएट किया तो ये किसी हाइट पे भी गया और आगे भी गया। जब हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशिएट किया था तो क्या हुआ? वो सामने से जाते हुए ऐसे नीचे आके गिरा था। बात समझ में आई है? पहला शुरू करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से। देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले कुछ चीजें ना समझने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। एक एक करके हम हर उस पे, वेक्टर पे, हर किसी चीज के ऊपर, हर कंपोनेंट पे ध्यान देंगे। यहां पर उसी केस को एक बार विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले देखना, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को शूट किया, ये क्लियरली तुम्हें दिख रहा है सामने आके वो गिर गया, सॉर्टेड। अब इसी मोशन को थोड़ा स्लो करके देखेंगे और स्लो के साथ मैं वेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। नोटिस करना, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी। जब मैंने टोटल वेलोसिटी इनिशिएट करी तो तुम्हें ये दिख रही है, एरोज दिख रही हैं। ये एरोज किस डायरेक्शन में? हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना? जैसे सर्कुलर मोशन में होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कहां रहती है? टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये उस कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रही है। ये क्या है? टोटल वेलोसिटी। और यहीं पे अगर मैं इसके कंपोनेंट बना देता हूं, अब टोटल को हटा दिया, मैं क्या दिखाना चाहता हूं? कंपोनेंट। कंपोनेंट्स पे एक बारी ध्यान देना, यहां एक एक करके ऑब्जर्व करना, 1 2 और ये 3 सिचुएशंस हैं। एक बार इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। वही ऑब्जेक्ट है जो इसी पाथ पे से आ रहा है, बस वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे मैंने इसको रोक दिया। अब एक चीज समझो बच्चा, इनके इस मोशन के अंदर तुम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज दिख रहा है तुम्हें? क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की लेंथ में कोई चेंज आ रहा है? अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये किसका है? वेलोसिटी का कंपोनेंट। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? 0। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, एक्सेलरेशन है ही नहीं। इससे क्या प्रूव हुआ? कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स भी एक्ट नहीं कर रही। जस्ट एक बार इनिशिएट किया और उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह की कोई फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रही।
लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को इनिशिएट किया वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमने नहीं धक्का मारा था, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के आगे गया एक्चुअल में ऑब्जेक्ट पर हमेशा एक फोर्स थी, कौन सी? ग्रेविटेशनल पुल, जो उसे नीचे खींच रही थी। जैसे ही वो बिल्डिंग जो एक्शन का रिएक्शन देके उस फोर्स को काउंटर कर रही थी वो हटी, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ग्रेविटेशनल पुल ने नीचे खींचना शुरू किया। ग्रेविटेशनल पुल क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन होगा, जहां एक्सेलरेशन है वहां चेंज इन वेलोसिटी आएगी। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट में तुम देख सकते हो जब इनिशिएट हुआ तो यहां वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, और उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई है ये बात? किसी को इसमें दिक्कत? इसी के साथ एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स पे अब ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स। अब जब मैं शूट कर रहा हूं, देखो अब ना मैं एक काम करता हूं, मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स अभी के लिए हटा देता हूं, ठीक है? नोटिस करना एक एक चीज पे, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 पोजीशंस है। यहां तुम नोटिस करो, क्या एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो रही है? नहीं हो रही। हर बार इस की लेंथ बराबर है। वेक्टर की लेंथ का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन सब में सिमिलर है, इसका मतलब जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो हर पॉइंट पे बिल्कुल सेम लग रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो कौन सी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि यूनिफॉर्मली एक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी थी ही नहीं, कोई फोर्स नहीं थी, इसलिए एक्सेलरेशन भी नहीं। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत है? पक्का क्लियर है? अंशुमन, अंशुमन क्लियर है? पक्का अच्छे से? हाँ जी, हर किसी को? ठीक है, चलो अब इसी को एक बार हम थ्योरेटिकली समझते हैं, लिख के समझेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और साथ के साथ नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, कोशिश करना कि कंसेप्ट को ना सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि मैथमेटिकली ट्रीट करेंगे, साथ ही साथ उसको समझना प्रैक्टिकली, फिजिकली, मतलब ऑब्जर्व करना कि चीजें हो कैसे रही है। ऑब्वियस है मैं यहाँ पे चीजें फेक के नहीं दिखा रहा, कल जैसे ये टॉपिक खत्म होगा किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास रख के उसके लिए चलेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, इन चीजों के रिलेटिव वेलोसिटी और इन सब का उस दिन थोड़ा और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटर है कि हम यहाँ पे भी खुद इमेजिनेशन में उसको विजुलाइज करने की कोशिश करें। देखो कहानी कहां से शुरू हो रही है? कहानी शुरू होती है कि अगर मेरे पास एक हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बच्चे? यहां है, मान लेते हैं हमारी बिल्डिंग है जो इंस्टीट्यूट है अपना, उसके हम सेकंड फ्लोर के ऊपर यहीं पे खड़े हैं, और यहां से मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आगे की साइड फोर्स लगाता हूं, एक बार सिर्फ इनिशिएट किया, वेलोसिटी दी मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास वेलोसिटी कितनी है बच्चा? साथ के साथ लिखते चलें, इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 0। किसी को दिक्कत? हमारा जो ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं कितनी है? h। बिल्डिंग की हाइट है h, कोई परेशानी? अब यहां से जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे करते हुए आके नीचे गिरा, ठीक है? जितनी मैक्सिमम दूर गिरा उसका नाम रख लेते हैं r, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज के नाम से देखेंगे और उसकी वैल्यूज हम अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। क्लियर है? अब जब ऑब्जेक्ट यहां से इनिशिएट करने के बाद गिरा, गिरते गिरते मान लेते हैं आफ्टर t सेकेंड्स ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा है, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। और कोऑर्डिनेट x, y का मतलब उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x के डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डायरेक्शन में y के डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली है इन द टाइम t सेकेंड्स। ये बात समझ में आई है कि t सेकेंड्स के बाद ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा, और जब वो यहां से यहां आया है तो ऊपर से नीचे भी आया है और वहां से आगे भी गया, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्प्लेसमेंट कवर करी है। क्लियर है ये नैना बच्चा? समझ में आ रहा है? ठीक है आरना, डन। अब एक काम करते हैं, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन दोनों मोशंस के लिए लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी बेटा? u। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल? 0। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरना शुरू हुआ तो वो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग क्या था उसका? 0।
क्योंकि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, हमने अभी विजुअलाइज करके देखा है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल ठीक है। यहां पर जो उसको टाइम लगा वो t सेकेंड्स p पॉइंट तक पहुंचने में, और यहां पर भी टाइम है t सेकेंड्स p पॉइंट तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल क्लियर है। अब t टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर करी है x हॉरिजॉन्टल में, और यहां कवर करी है y वर्टिकल डायरेक्शन में। ये अभी मैंने क्या किया है, जो जो हम ऑब्जर्व करके गिवन वैल्यूज लिख सकते थे वो लिख ली। कोई परेशानी है किसी को इसमें? क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं। क्लियर है। जब मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली, s की जगह क्या आया x, u की जगह आया ux बेसिकली u के इक्वल ही था, और t आ गया t हाफ ax की वैल्यू क्या थी, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है 0, और t की वैल्यू t स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यू टी बना कि नहीं? किसी को इसमें दिक्कत? सॉर्टेड है। और यहां से मैं अगर टाइम की वैल्यू निकालूं तो x बाय यू लिख सकता हूं। ठीक है, x बाय यू करके छोड़ दिया मैंने अभी। अब एक काम करते हैं, सेम कहानी हम करेंगे वर्टिकल मोशन के लिए। वर्टिकल मोशन के अंदर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जब वैल्यू डालेंगे तो s क्या है y, u क्या है uy, और uy की वैल्यू क्या थी बच्चा 0, प्लस हाफ ay की वैल्यू क्या थी g इंटू टी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बना कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास टाइम की वैल्यू x बाई यू थी, मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो y इज इक्वल टू हाफ g टाइम्स t की वैल्यू x बाई यू का होल स्क्वायर मैंने सब्सटीट्यूट किया, तो मेरे पास हाफ g बाई यू स्क्वायर x स्क्वायर आया कि नहीं, या y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू 1/2 g बाय यू स्क्वायर आया कि नहीं? ये ठीक है, ये तो सारा कांस्टेंट था। और ये जब हमारे पास y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बनता है, दिस इज द क्वाड्रेटिक रिलेशन बिटवीन x एंड y व्हिच रिप्रेजेंट्स पैराबोलिक पाथ। ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है ट्रेजेक्ट्री। अब ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री बेसिकली हम क्या कहते हैं बेटा, इट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री क्या कहते हैं? इट इज इक्वल टू पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। समझ में आया ये? हाँ जी, हाँ जी, किसी को दिक्कत है इसमें? तो ट्रेजेक्ट्री क्या हुआ, यानी कि यहां पर अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं फेंकता हूं तो ये ऑब्जेक्ट जहां आके गिर रहा है ऐसे करके, ये क्या कर रहा है? पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। तो ये जो पैराबोला है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है अगर क्वाड्रेटिक रिलेशन बनता है? तो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। और इसमें पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री हमें मिल गई है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है? तो इससे अभी हमने निकाला क्या है? सिर्फ उसका पाथ प्रूव किया कि वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और उसकी ट्रेजेक्ट्री निकाल दी। अब मैं निकालना चाहता हूं कि अगर h हाइट की बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ इनिशिएट किया, मान लेते हैं सीधा सा है कि भाई हमने क्या करा, यहां से एक बॉल रखी अपने बिल्डिंग के ऊपर और आगे की साइड धक्का मार दिया। अब हमें यह पता लगाना है, मान लो 30 मीटर्स की बिल्डिंग है, मैंने कहा भाई कितनी देर में नीचे जाके गिरेगी, और स्टैंडर्ड कंडीशंस बनाने के लिए मान लेते हैं एयर रेजिस्टेंस 0 और बाहर कोई हवा नहीं चल रही है जो उसे किसी उसके पाथ के साथ छेड़खानी करेगी। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल रहा हूं, 30 मीटर्स की बिल्डिंग से उस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकाले? सेम इक्वेशन। अब समझो, जब मैंने कहा 30 मीटर्स की बिल्डिंग, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगा? 30 मीटर्स करेगा कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कितना करेगा वो तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि 30 मीटर्स की हाइट से फेंक रहे हैं तो एक नोन वैल्यू है। साथ में जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो मुझे एक और चीज क्या पता है कि वो जब गिर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इंपैक्ट में गिरेगा, जिसको लेट अस अज्यूम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले सकता हूं। क्लियर है ये? अगर मैं इन दोनों वैल्यूज का यूज कर लूं तो मैं टाइम निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हैं अभी देखो। पहले एक काम करते हैं, इनको अभी के लिए स्टैंडर्ड में ही रखते हैं, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना? अभी के लिए स्टैंडर्ड रखते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h जितनी हाइट पे बिल्डिंग की, और उसके अलावा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको g की तरह पुट करें। डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? वर्टिकल। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाएंगे?
वर्टिकल वाली इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन सिंस ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर गया पूरा ही, तो इसमें टाइम कितना ले लेते हैं, कैपिटल टी। टाइम कितना ले लेते हैं, कैपिटल टी, जो उसे टोटल टाइम लगेगा ऊपर से नीचे गिरने के लिए। ठीक बात है, कोई परेशानी। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल देते हैं। देखो जरा, y क्या है, s क्या है बच्चा h, uy क्या था 0, t है कैपिटल T, प्लस हाफ ay क्या है g, और ये क्या है t का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और t इज इक्वल टू 2h बाय g अंडर द रूट। दिस इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू फॉल थ्रू द हाइट ऑफ h। समझ में आई ये बात। और यहां से हमें एक चीज क्या दिख रही है कि जो हमारा टाइम पीरियड है, क्या यहां पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है कहीं, क्या यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इन्वॉल्व है कहीं। ध्यान से देखो, जो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय g। 2 कांस्टेंट है, रूट g कांस्टेंट है, सिर्फ एक रूट h वेरिएबल है। मैं बिल्डिंग की हाइट किसी पे भी जाके फेंक सकता था, लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को तेज फेंकूं या किसी ऑब्जेक्ट को स्लो फेंकूं, कोई भारी ऑब्जेक्ट है, कोई हल्का ऑब्जेक्ट है, क्या टाइम उनमें से किसी भी चीज पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इवन एक ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप करूं, अब मेरे साथ ये समझना, मान लो मेरे पास एक टॉय गन है, ठीक है, वो यहां से शूट करेगी और जिस टाइम पे मैं शूट करूंगा सेम टाइम पे एक हाथ से बॉल ड्रॉप करूंगा, यहां से मैं शूट करूंगा, यहां से ड्रॉप कर दूंगा सेम टाइम पे बिल्कुल। तो जितनी देर में ये गोली आगे जाके नीचे गिरेगी, बिल्कुल सेम टाइम पे ये हाथ से छोड़ी हुई बॉल नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का इस टाइम पीरियड से कोई लेना देना है ही नहीं। सिर्फ क्या लेना देना था, हमारे पास सिर्फ हाइट सेम होनी चाहिए, टाइम पीरियड हमेशा सेम होगा। मेरे पास ये दो अलग अलग बॉल्स हैं, अगर मैं एक को आगे फेंकूं, एक को मैं आगे फेंकूं और एक को मैं जस्ट ड्रॉप करूं सेम टाइम पे, इकट्ठे एक ही पॉइंट पे अगर ये करूंगा, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों सेम टाइम पे आके गिरे। जिसको लग रहा है कि ये होगा भी कैसे, ये ट्राई करके देख लेना, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, प्रैक्टिकली यहाँ किया है। बहुत डिफिकल्ट रहता है साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे शूट कर पाना, लेकिन अगर हम करें, अगर करें तो उसके अंदर ये होगा ही होगा। ये बात समझ में आई है। बाकी फिर ये लेक्चर खत्म होने के बाद जो जो जिसके दिमाग में कि ये प्रैक्टिकली होगा नहीं होगा, नोट डाउन करते रहो, सारे करके देख लेंगे। एक दिन पूरा ही डिवोट कर देंगे, तुम्हारे जितने भी तुम्हें लगता है कि ये प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए, वो सारा हम ट्राई करके देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मास का डिफरेंस तो वैसे ही छोड़ दो, कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, चाहे भारी है, चाहे हल्का है, चाहे मोटा है, चाहे पतला है, कुछ भी हो, हर किसी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। तो हर ऑब्जेक्ट इक्वली टाइम पे आके इक्वली एक्सेलरेशन के साथ आके नीचे गिरेगा। हाँ, अगर बता तेरे को क्या लगता है? बहुत बढ़िया। अब ये जो एग्जाम्पल है, अब ये कहता पेपर बुक पे नहीं रखना, क्यों? क्योंकि मैंने 9th क्लास में करके दिखाया हुआ है कि अगर मैं पेपर को बुक के ऊपर रख लूं और ड्रॉप करूंगा तो दोनों सेम टाइम पे गिरते हैं। देखा है सबने, ये प्रैक्टिकल ऑलरेडी करके देखा हुआ है। जिसको नहीं पता, ग्रेविटेशन वाले एक्सपेरिमेंट में 9th क्लास की वीडियोस देख लेना, +1 वाली ग्रेविटेशन की वीडियो देखना, या हम जब ग्रेविटेशन करेंगे तब भी करके दिखाऊंगा। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स है। अब वो कह रहा है कि ये मत करो, कारण समझो। मैंने उसमें कराया क्या था, हल्का सा बताता हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ये बुक है, मैं अब इस बुक को ड्रॉप करूंगा, तो ये बुक, और अगर मैं इसके ऊपर मान लो एक पेपर रख देता हूं, मान लो यही है और ये पेपर, अब मैं दोनों को गिराऊंगा तो बिल्कुल सेम गिर रहे हैं, दिख रहा है? दोनों के दोनों बिल्कुल सेम गिर रहे हैं। क्या ये बुक इस पेपर पे कुछ इफेक्ट डाल रही है? क्या ये चिपकी हुई है? नहीं चिपकी हुई, ऑब्वियस है, दिख रहा है। तो अब वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे मत करो। क्यों? क्योंकि इससे चीजें प्रूव हो रही है। तुम काउंटर क्या कर रहे हो, पहले उसका रीजन दो। दूसरा मैं बताता हूं मैं रख क्यों रहा हूं, पहले मैं रीजन समझाता हूं कि मैं क्यों रख रहा हूं। बच्चे, जब मैं पेपर की बात करूं और इसकी बात करूं, यहां पर जब मैं बात करता हूं कि दोनों पे ग्रेविटेशनल पुल सेम लग रहा है, बिल्कुल जायज बात है, लेकिन दोनों के ऊपर जो अपथ्रस्ट है वो भी तो सेम लग रहा है। अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है जिस टाइम पे हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम में गिराते हैं, तो नीचे वाला मीडियम उसे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और वो कितना लगाएगा? जितना उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, अदरवाइज तो वॉल्यूम के हिसाब से लगाता है। लेकिन हम एयर के अंदर बात कर रहे हैं फिलहाल, इनफाइनाइट कॉलम है ऊपर, तो जितना सरफेस एरिया उतना अपथ्रस्ट लगाएगा। अब दोनों का सरफेस एरिया सेम है कि नहीं? ऑलमोस्ट
बल्कि इसका थोड़ा सा ज्यादा ही है, चलो मान लो दोनों का बराबर है। तो दोनों के सरफेस एरिया बराबर होने की वजह से दोनों पे लगने वाला अपथ्रस्ट है जो वो सेम है कि नहीं, है ना। अगर अपथ्रस्ट सेम है, जो ड्रैग सेम है ऊपर की साइड, तो ऑब्वियस है जो हल्का है उसको ज्यादा देर लगेगी उसको काउंटर करके नीचे आने में। यहां ग्रेविटेशन चेंज नहीं हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है, लेकिन अपथ्रस्ट के कारण ये थोड़ा स्लो गिरेगा। मैंने क्या किया, मैंने अपथ्रस्ट ही हटा दिया। मैंने क्या किया, जो अपथ्रस्ट अब इस पे लग रहा था सेम वही अपथ्रस्ट इसके ऊपर आगे लगेगा, क्योंकि यहां बीच में इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एयर मैंने छोड़ी नहीं। और अब मैं इनको ड्रॉप करता हूं तो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे आके गिरते हैं। दैट मींस ग्रेविटी सेम काम कर रही है अगर अपथ्रस्ट को हम इग्नोर कर दें। अगर कोई कहे कि नहीं नहीं ये नहीं, कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे कि ये बिल्कुल ही सेम टाइम पे ऐसे ही हवा में छोड़ दें, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वैक्यूम चेंबर में, जो मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए तो पॉसिबल है नहीं बनाना, बहुत डिफिकल्ट है वैक्यूम। और इतनी अचीव करने की हम एक कमरे में वैक्यूम क्रिएट करें और मैं दो चीजें तुम्हें गिरा के दिखाऊं। तो मेरे पास ऑल्टरनेट क्या था कि मैं उसका काउंटर करूं, कि मैं वहां पे अपथ्रस्ट वाले पार्ट को हटा दूं। समझ में आया, ये बात समझ में आई। तो जब दो हल्की और भारी चीजें अगर अलग टाइम पे गिरती हुई दिख रही हैं, तो इसलिए नहीं अलग गिर रही हैं क्योंकि मासेस डिफरेंट है, वो इसलिए गिर रही हैं क्योंकि मासेस को काउंटर करने वाला अपथ्रस्ट सेम है, मास नीचे को काम कर रहा है, अपथ्रस्ट ऊपर को कर रहा है, अपथ्रस्ट दोनों में बराबर लग रहा है, वेट कम लग पा रहा है, वेट कम लग पा रहा है ना, तो काउंटर कम है। अदरवाइज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बिल्कुल सेम आता है। याद करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता था, कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, यही था ना। कैपिटल जी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, सारों की वैल्यू पुट करो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 के अंदर किसी मास ऑफ ऑब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं है, मतलब हर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता हुआ आएगा ऊपर से नीचे। ये क्लियर है बच्चा, पक्का। तो और यहां पे जो हमने देखा है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी। इसके अंदर हमारे पास टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तेज मारो स्लो मारो दोनों ऑब्जेक्ट गिरेंगे सेम टाइम पे, लेकिन ऑब्वियस है ये डिफरेंस होना चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज। कैसे पता, अभी निकाल के देखेंगे। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन में मैं एक्स को पुट कर देता हूं आर, टाइम हमारा निकल गया कैपिटल टी विच इज इक्वल टू 2h बाय जी, है ना। और एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो ही था, इनिशियल वेलोसिटी जो यूएक्स के अलोंग थी वो यू थी, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह आर, यू की जगह यूएक्स की जगह यू और टी की जगह कैपिटल टी विच इज इक्वल टू 2h बाय जी। एक्सेलरेशन हाफ ए टी स्क्वायर, ए जीरो तो बात ही खत्म। तो यहां पे एक चीज दिख रही है, जितनी ज्यादा हाइट से फेंकूं और जितनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकूं उतनी ज्यादा दूर जाके ऑब्जेक्ट गिरेगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। किसी को इसमें परेशानी है बच्चा, यहां तक क्लियर है ये सारा, पक्का। इसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। अब निकालते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अब देखो, अगर मुझे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालना है, मान लो इसी पॉइंट पे आते हुए मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं, तो वेलोसिटी तो ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रही थी, है ना, टेंजेंट टू द कर्व। तो यहां दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मान लेते हैं एंगल पे है बीटा, ये v वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, वर्टिकल कंपोनेंट vy। हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि कोई फोर्स नहीं थी। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, फोर्स नहीं थी, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि नहीं? अगर कोई ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब उनकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में तो चेंज आएगा ही नहीं। तो ux और vx दोनों सेम आएंगे, जो कि मान लेते हैं u। मान क्या लेते हैं, हमने शुरू में लिया था कि u वेलोसिटी के साथ इनिशिएट किया, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा है। किसके साथ? ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt लगा दूं। किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। ठीक है, vy uy क्या था? 0, ay क्या है? g इंटू टी। तो vy कितना निकल गया? gt। अब मेरे को क्या निकालना है? वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी निकलेगी?
v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx क्या है बच्चे, vx क्या है u और vy क्या है g स्क्वायर t स्क्वायर। किसी को दिक्कत है इसमें? ये वेलोसिटी निकल गई, लेकिन सिंस ये वेलोसिटी है तो मुझे डायरेक्शन भी जरूरी निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लगाएंगे tan बीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है vy, बेस है vx, vy की वैल्यू gt, vx की वैल्यू u, तो बीटा निकल गया tan इनवर्स ऑफ gt बाय u। ये समझ में आया बच्चा? क्लियर है? किसी को दिक्कत? अथर्व बच्चा पक्का? अर्थ समझ में आया? डन। इसी के साथ हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाता है, और इसके कुछ छोटे मोटे से न्यूमेरिकल काफी इंटरेस्टिंग है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इकट्ठे डिस्कस करेंगे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के, लेकिन हर बच्चा अपने एंड से भी ना थोड़े बहुत अटेम्प्ट करके रखना। अब हम शुरू करते हैं बच्चा एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। देखो एंगुलर प्रोजेक्शन का क्या मतलब है उसको समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे एंगुलर प्रोजेक्शन की। देखो एंगुलर प्रोजेक्शन, जैसा मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे इनिशिएट कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये ऊपर भी गया और आगे भी आया। ऐसे ही हुआ, ये यहां से ऊपर गया और उसके बाद डिक्लाइन करते हुए नीचे आ गया, लेकिन इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, इसने वर्टिकल हाइट भी कवर की। वो अलग बात है, वर्टिकली वो वापस से आके ग्राउंड लेवल पे आ ही गया, लेकिन यहां पर एंगुलर प्रोजेक्शन हुआ। इसको एक बार विजुलाइज करते हैं, और जैसे हमने हॉरिजॉन्टल में ऑब्जर्व किया था, एक एक करके हर पॉइंट पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहां देखो, नहीं यहीं पे, ठीक है, ये हम रख लेते हैं 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, पहले सिर्फ हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इनिशिएट करेंगे मोशन को। देखना, ये मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट को इनिशिएट किया और ये आके नीचे आके गिर जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कुछ नया नहीं है, तुम्हें दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस करूंगा, तो साथ साथ में इन्वॉल्व होके देखना। सबसे पहले एयर रेजिस्टेंस तो हटाओ हमारे को। देखो एयर रेजिस्टेंस मैंने क्यों हटाई, क्योंकि अपने फॉर्मूलाज के अंदर अभी तक के लिए हम एयर रेजिस्टेंस का केस कंसीडर नहीं करेंगे, कहीं सीनियर लेवल पे आगे जाके देखेंगे तब उसको एज अ काउंटर फोर्स की तरह यूज कर लेंगे, अभी नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं कंपोनेंट्स की, मैंने बात करी कंपोनेंट्स की। पहला सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर को समझते हैं, सिर्फ वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। देखो जरा, ये क्या हो गया, स्पीड बढ़ा दी मैंने, तो ज्यादा दूर चले गए थे सारे, है ना। थोड़ा एक काम करते हैं, क्या हो गया, वेलोसिटी ज्यादा बढ़ा दी मैंने गलती से, अभी कम करते हैं पहले फिर देखेंगे। ठीक है, देखो अभी देखें, अब ज्यादा करीब हो गया, ठीक ठाक कर लेते हैं, 15 की स्पीड में फेंक के देख। अब ठीक है, डन। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये ना 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट पे ऑब्जर्व करना है एक बार। जब यहां से इनिशियली हमने शूट किया, इस कंपोनेंट पे ध्यान दो, क्या इस कंपोनेंट में कोई बदलाव आ रहा है? सिर्फ सीधे वाले पे ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल वाले पे। मैं वापस से शूट कर रहा हूं, एक एक करके देखते रहना। क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई किसी तरह का फर्क आ रहा है? बिल्कुल नहीं। अब एक काम करना, अब सिर्फ वर्टिकल वाले पे ध्यान देना, 1 2 और 3। ठीक है, वर्टिकल वाला कौन सा है, ये। जैसे ही मैंने शूट किया, दिख रहा है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है वैसे वैसे छोटा होता जा रहा है, कम होती जा रही है वैल्यूज, और एक पॉइंट पे बहुत कम हो गया। अगर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है और वेलोसिटी कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या होता है, डी एक्सेलरेटिंग मोशन, है ना। डी नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी समय के साथ साथ रिड्यूस होती जा रही है। अब यहां पर आकर बहुत कम हो गई, अब देखना एक बारी, इस पॉइंट पे तो 0 ही हो गई है। जब ऑब्जेक्ट को कभी हम हाईएस्ट पॉइंट पर फेंकते हैं, तो यहां से जाता रहा, वो क्या हो रहा है, यहां से डी एक्सेलरेट होते 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 बिल्कुल स्लो हुआ, 0 रुक गया, और अब एक्सेलरेट होना शुरू हुआ। यहां से जाते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, स्लो होता जा रहा है, डी एक्सेलरेटिंग मोशन है। क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल उसे नीचे खींच रहा था। हम अगेंस्ट द फोर्स जा रहे हैं, अगेंस्ट द फोर्स जाएंगे तो यहां जाते जाते रिड्यूस होती जाएगी वेलोसिटी,
नेगेटिव एक्सेलरेशन, और यहां जाके हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम, इसकी फाइनल वेलोसिटी सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट के लिए वर्टिकल वाली क्या हो जाएगी, 0। और इसके बाद अब वो वापस ग्रेविटी के इंपैक्ट में आना शुरू होगा, तो फिर से क्या होगा, एक्सेलरेटिंग मोशन। ये बात समझ में आ रही है? यहां दो पार्ट्स में मोशन डिवाइड हो गया, एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेटिंग और उसके बाद एक्सेलरेटिंग। जब वो असेंडिंग सिचुएशन में, मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तब तक वो क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जब वो नीचे आ रहा है, डिसेंट सिचुएशन कहते हैं इसे, जब वो नीचे की साइड आ रहा है तो क्या हो रहा है, वो एक्सेलरेट आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रही है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है। नोटिस करो ये बढ़नी शुरू हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो अब एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आ रहा है। किसी को दिक्कत? अब शुरू करते हैं, अब एक चीज देखेंगे, अब सिर्फ एक्सेलरेशन वेक्टर्स पे ध्यान देना। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हें कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हमने उस ऑब्जेक्ट को इनिशिएट किया किसी एंगल पे, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके बाद कोई फोर्स लग रही थी? सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल था। एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनिशियली विद सर्टेन वेलोसिटी, देन इट इज ऑल अलोन अलाउड टू फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। यही था, कोई और फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल है जिसके इंपैक्ट में, जिसके इन्फ्लुएंस में वो मूव करेगा। और ग्रेविटेशनल पुल हमेशा डाउनवर्ड है, आगे की साइड पीछे की साइड कोई फोर्स थी ही नहीं। अगर फोर्स नहीं थी तो एक्सेलरेशन नहीं था, और एक्सेलरेशन नहीं था तो उसकी वेलोसिटी भी थ्रू आउट क्या थी, यूनिफॉर्म, जो हमने अभी ऑब्जर्व किया था। हर बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0। ये समझ में आ गया है बच्चे? पक्का? चलो अब इसी चीज को हम ड्रॉ करेंगे, इसी चीज को अपने हिसाब से बनाते जाएंगे, और साथ में नोट डाउन करना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्वॉल्व होके करने का टॉपिक है, थोड़ा सा भी क्रैमिंग पे आओगे तो उलझ जाओगे, ठीक है? तो साथ के साथ किसी को डाउट होगा तो पूछना बच्चा। ये हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूं किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ, मैंने ऐसे करके उसे इनिशिएट किया, ठीक है? मान लेते हैं किसी एंगल के साथ, थीटा एंगल, ये इनिशियल वेलोसिटी है u। देन पहला काम, अगर मैं किसी एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करता हूं तो इसके दो कंपोनेंट्स आने चाहिए वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसको हमने लिखा ux, और ये क्या आएगा, u cos थीटा। ये पता है जहां एंगल बनता है वो cos कंपोनेंट आएगा, और दूसरे वाली साइड जो आएगी, जो परपेंडिकुलर है उसके, ये क्या आएगा, uy, जो कि u sin थीटा कंपोनेंट है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? बिल्कुल ठीक है, इसमें परेशानी है कोई? उदय भाई साहब पक्का पता चल रहा है ना? तो यहां से अब जब ये ऑब्जेक्ट चला, मैंने ऐसे इनिशिएट किया, तो ये ऐसे करके कहीं पे गिरेगा, है ना? ऐसे करके थोड़ा ढंग का बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे कहीं गिर गया। अब है ढंग का, अभी बहुत गंदा है, बदसूरत है, तो अपने हिसाब से बना लेना थोड़ा ढंग का, ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है? काम चला लो, मेरे एंगल से ऐसे ही दिख रहा है मुझे, ठीक है? ये बात ठीक है बच्चा? अब यहां पर एक पॉइंट है जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये, ठीक है? इस पॉइंट के लिए मैं हाइट लिख लेता हूं h। ये हमें पता नहीं है कि कितने हाइट पे वो मैक्सिमम जाएगा। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं अभी के लिए, मैं इसको 5 मीटर पर सेकंड के साथ इनिशिएट करता हूं, तो मुझे नहीं पता ये कितनी हाइट पे जा रहा है, चलेगी, ठीक है? मुझे नहीं पता कितनी हाइट पे जा रहा है, तो वो हाइट मुझे निकालनी है, लेकिन मुझे ये पता जाएगा तो है ही, और मैक्सिमम हाइट से नीचे आना शुरू होगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ये वाली, तो मैंने मैक्सिमम हाइट की वैल्यू h लिख दी है, मैं आगे जाके उसे यूज कर लूंगा जैसे भी होगा। अब ये किसी मैक्सिमम डिस्टेंस पे दूर भी जाके गिरेगा, उसका नाम रख लेते हैं r, हॉरिजॉन्टल रेंज, सेम जो हमने पिछली बार किया था। बिल्कुल ठीक है, किसी को यहां तक परेशानी? अभी तक तो कुछ खास किया नहीं हमने। अब एक काम करते हैं, सेम पिछली बार की तरह दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा वर्टिकल मोशन। अब देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चा? ux क्या है? u cos थीटा। वर्टिकल में uy कितना है? u sin थीटा। था कि नहीं? अब एक बात बताओ जरा,
हॉरिजॉन्टल वाले में हमने देखा था कि वर्टिकल साइड में वेलोसिटी थी कोई नहीं थी, इसलिए वो वर्टिकल साइड में गया ही नहीं था, वो सिर्फ नीचे आया था अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। लेकिन यहां हमने जब उसको ऊपर की तरफ फेंका तो वर्टिकल साइड की वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर है, ui sin थीटा कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल साइड में एक्सेलरेशन क्या है थ्रू आउट द मोशन? जीरो। वर्टिकल साइड में एक्सेलरेशन क्या है? जी जी क्या हर बार जी? क्या है? जब वो ऊपर जा रहा है, मैं काम करता हूं इसको दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं, वो जब यहां से यहां जा रहा है तो यहां पर क्या जा रहा है बेटा? वो अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन रहेगा माइनस जी, और जब वो ऊपर से यहां नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन रहेगा प्लस जी। दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मैं वहां क्या लिखूं मुझे पता ही नहीं, वहां तो दिक्कत हो जाएगी ना, मैं माइनस जी लिखूं प्लस जी लिखूं। तो मैं काम करता हूं, मैं पहले एक पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला पी पॉइंट, सेम पहले वाले की तरह, जहां वो t सेकेंड्स में पहुंच रहा है और जहां उसके कोऑर्डिनेट x और y, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने x का डिस्टेंस कवर किया है और वर्टिकल डायरेक्शन में y का इन द टाइम t। और यहां पे पहुंचते हुए उसकी एक्सेलरेशन क्या थी? नेगेटिव, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा था कि नहीं? वो है ना, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी था। टाइम था t, यहां पर टाइम था t, डिस्प्लेसमेंट थी x, यहां डिस्प्लेसमेंट थी y। किसी को इसमें दिक्कत? सेम पिछली बार वाला काम करते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s की जगह sx ux ax। sx क्या है? x, ux क्या था? u cos थीटा, t क्या है? t हाफ ax की वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर, और ये बात हो गई खत्म। x निकल गया है u cos थीटा इंटू टी, और यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकाल लूं तो x बाई यू cos थीटा निकला कि नहीं? क्लियर है? बताओ, t की वैल्यू x बाई यू cos थीटा निकल गया। अब यही कहानी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है, सेम सारा कुछ हम y के लिए करें, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वैल्यू डालो, एस वाई की वैल्यू y, यू वाई यू साइन थीटा, t की वैल्यू t प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, दैट इज u साइन थीटा इंटू टी। टी क्या है बचा? x बाई यू कॉस थीटा, x बाय यू कॉस थीटा माइनस, माइनस क्यों? ये माइनस वाला जी इधर आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या थी? x बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या बन गया? u से u कटा, साइन बाय कॉस टैन थीटा, x टैन थीटा माइनस हाफ जी बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे लिख लो। और यहां से तुम देख सकते हो कि ये फिर से एक x और y के बीच में क्वाड्रेटिक रिलेशन बन गया, बना के नहीं? y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस समथिंग, और सारी समथिंग वैल्यू क्या है? ये सारी कांस्टेंट है, इनटू एक्स स्क्वायर। बना के नहीं? क्लियर है? तो ये हमारे पास फिर से क्या आ गया? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट इज ट्रेजेक्टरी। और यहां से हमने क्या दिखाया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अगेन पैराबोलिक। क्लियर है? इट इज अगेन पैराबोलिक। क्लियर है? ये किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है, तो यहां से हमने उसकी ट्रेजेक्टरी प्रूफ कर दी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद हम निकालना शुरू करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए दो चीजें, एक टाइम ऑफ एसेंट, एक टाइम ऑफ डिसेंट। ये मिटा दूं चाहे, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। ये क्या है? जब ऑब्जेक्ट, हाँ कोई बात नहीं, यहां से देख लेना, ठीक है। ये वाला नोटिस करो, वो वाला फिर बाद में करा दूंगा, अगर ऐसे ही लगेगा तो लिख के दे दें। अब देखो, यहां से जब यहां तक ऑब्जेक्ट गया, ये क्या बचा? टाइम ऑफ एसेंट। और जब यहां से यहां आया तो ये क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों को बराबर ही समय लगेगा। नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने का समय और मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे गिरने तक का समय, दोनों क्या रहेंगे? बिल्कुल सेम। दोनों का, हाँ देखो, जितने एंगल पे इनिशिएट किया उतने एंगल पे आके नीचे गिरना चाहिए। क्लियर है ये? तो यहां पर ये टाइम ले लेते हैं t, तो ये भी t आना चाहिए। अब टोटल टाइम अगर t है तो एक काम ना करें, ये t बाय 2 और ये भी t
बाय टू। टोटल टाइम कैपिटल ली के आधा आधा टाइम में डिवाइड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। t/2 तक यहाँ, फिर t/2 तक यहाँ, आधा टाइम इधर आधा टाइम उधर, टोटल टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया t। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, जितनी देर वो हमारा ऑब्जेक्ट हवा में था, प्रोजेक्टाइल हवा में था। अब इस हाईएस्ट पॉइंट पे मुझे एक चीज पता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है जो है, क्या है वो, u cos थीटा, लेकिन ये क्या है, ux। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई है इस पॉइंट, जीरो। जब ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो ऊपर जाते 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 यहां पे जाके रुकेगा और फिर नीचे आना शुरू होगा। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे डी एक्सलेट होते हुए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। मैं इस चीज का इस्तेमाल कर लेता हूं। मेरे पास क्या आया, देखो सर, आओ वापस से शुरू करें इसी चीज को। देखो बच्चे, सारा कुछ सेम, सारा कुछ सेम, फर्क क्या पड़ गया, टाइम कितना लग गया, t/2। बिल्कुल ठीक है। x हमें अभी पता ही नहीं है कितना है। y के केस में टाइम कितना लगा है बच्चा, t/2, और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, कैपिटल H। हुई है कि नहीं, ठीक है। इसके साथ हमें एक और चीज पता चल गई है कि फाइनल पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी, मतलब इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। कोई परेशानी। अब मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी, v = u + at होती थी। बिल्कुल ठीक है, वैल्यू डालते हैं। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u sin थीटा, a की वैल्यू -g और t की वैल्यू t/2। रीअरेंज करें, g × t/2 = u sin थीटा और t = 2u sin थीटा बाय g। किसी को परेशानी, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया कि नहीं, तो टोटल टाइम लगा 2u sin थीटा बाय g। अब देखो, क्या यहां पर मास पे डिपेंड कर रहा है टाइम, दैट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। क्या यहां वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्या यहां वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, बुद्धि से नेत्रहीन। ये दिख रही ना सामने, यू का मतलब क्या है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी तेज फेंकोगे उतना टाइम ज्यादा रहेगा। खुद सोच के देखो, अभी हमने क्या किया था, पता है तुम कैसे सोच रहे हो, बिल्कुल और बाजार सामने सामने कुछ परोसे जा रहा, आखिरी में सुहा कह देंगे, ऐसा नहीं काम चलेगा। अब तुम ये देखो, यहाँ प्रॉब्लम क्या आई थी, याद करो, जब मैंने गलती से वेलोसिटी बढ़ा दी थी, देखना, नोटिस करो, वेलोसिटी कम कर दिया 7 मीटर/सेकंड, मैंने शूट किया, ये गिर गया, गिरा। अब मैं वेलोसिटी बढ़ा देता हूं, क्या बराबर टाइम लग रहा है उसे गिरने में, अभी तो जाए जा रहा है, और मैं तेज फेंक देता तो और जाता ही रहता। तो ऑब्वियस इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहे हैं। और वो छोड़ो, तुम अगर जो प्रैक्टिकली नहीं विजुलाइज कर पा रहे हो, कम से कम फॉर्मूला के साथ रिलेट तो करो। यहां है 2u sin थीटा बाय g, मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगाना है तो क्या करूं, थीटा मैक्सिमम कर दूं, सबसे ऊपर फेंक देता हूं, सीधा सीधा 90 डिग्री पे सरफेस है, उसके साथ सीधा 90 ऊपर की तरफ गोली मारो, सीधा जाएगी, सबसे ज्यादा देर हवा में रहेगी और आके गिरेगी, पर वहीं पे, वो वहां पे गिरेगी नहीं गिरेगी वो बात की कहानी है। तुम्हारा सर फूटे या पड़ोसी का फूटे, वो अभी देखेंगे कि वहीं पे क्यों गिरे, और गिरेगी तो कैसे पता चलेगा, एंगल के हिसाब से। टाइम तक क्लियर है, टाइम तक क्लियर है। अब मैं एक और काम करता हूं, मैं मैक्सिमम हाइट और निकालना चाहता हूं, अगर मैंने यू वेलोसिटी के साथ इनिशिएट किया था तो कितनी हाइट पे गया होगा। हाइट के लिए हम क्या लगाएंगे, देखो बच्चे, जब मैं हाइट की बात कर रहा हूं, हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट है h, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h, s = ut + ½ at²। s क्या है, h, u क्या है, uy, दैट इज u sin थीटा, ut, t कितना है हमारे पास, अभी कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी नहीं, t/2, क्योंकि आधी हाइट तक गया यहाँ पे, आधा टाइम लगा ना, आधी हाइट कह रहा हूं, आधे टाइम में हाइट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, +½ at² ay/t²। वैल्यू डालें, ay की वैल्यू -g और t की जगह t/2 का स्क्वायर। कोई परेशानी, बिल्कुल ठीक है। h = u sin थीटा × t/2, t क्या है बेटा, t की वैल्यू है u sin थीटा बाय g, जो 2 था वो 2 से कट गया, अगर मैं /2 करूंगा ये कट जाएगा कि नहीं, तो इसलिए u sin थीटा बाय g -½ g, t की वैल्यू, t क्या है बच्चा, t/2 u sin थीटा बाय g का होल स्क्वायर। ऐसा ही
क्या बना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी का स्क्वायर। स्क्वायर से जी कटा कि नहीं, ध्यान से देखो सेम टर्म है, वन में से हाफ माइनस हुआ, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। ये मेरे पास मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई है। किसी को परेशानी, क्लियर है? ये अपने पास क्या निकल गया बच्चे, मैक्सिमम हाइट। डन है, पक्का? किसी को दिक्कत? उदय पक्का? ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज में टाइम कितना लगा है बेटा, टी, पूरा ही टाइम लग गया वहां से वहां जाने में, और डिस्प्लेसमेंट आ गई है आर। फॉर्मूला फिर वही, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, एस की जगह पे आर, यू एक्स की जगह पे यू कॉस थीटा, टी की जगह पे, अब देखो टी बाई टू नहीं है, टोटल टाइम है, तो कितना बना, टू यू साइन थीटा बाय जी, है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ए एक्स तो जीरो ही है तो ये वाली टर्म तो खत्म, इससे पीछे ही छूट गया। डन है, क्या बना, u इंटू यू, यू स्क्वायर बाय जी, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बन गया, बन गया। अब यहां एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा देते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन टू थीटा लिख लूं, लिख लूं तो मेरे पास r आ गया यू स्क्वायर बाय जी साइन टू थीटा। डन, समझ में आया, पक्का? अब जो मैंने शुरू में कहा, अब देखो एक पहले तो यही चीज देखते हैं भाई, अब मेरा क्या टारगेट है, मैं चाहता हूं सबसे दूर जाके गिरे ऑब्जेक्ट, सबसे दूर। तो सबसे दूर में देखो वेलोसिटी जितनी मेरी औकात है उतनी है, ठीक है, जितनी, हम एक काम करते हैं, विजुलाइज भी करते हैं साथ में, हमारा जितना, अब देखो मैंने कहा वेलोसिटी मान लेते हैं मेरे पास 14 की है, अब 14 की वेलोसिटी है तो है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये फिक्स है। यहां पे हमने वेलोसिटी फाइनल कर लिया 14, यानी कि मैं वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, जो मेरा मैक्सिमम एफर्ट था लेट अस अज्यूम 14 मीटर पर सेकंड, उसके साथ मैं फेंकूंगा। मैं एंगल दिखाता हूं, अगर मैं 30 डिग्री या 25 डिग्री के एंगल पे शूट कर रहा हूं, कहां जाके गिरा, इस पे ध्यान देना, अरे मुबारक हो, ठीक है, 15 मीटर के डिस्टेंस पे। अब मैं अगर 30 पे कर दूंगा, 35 पे, तो कहां गिरा, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, क्यों जा रहा है, ध्यान देना इस चीज पे, आर के फॉर्मूला पे ध्यान दो। आर का फॉर्मूला क्या था यहां, यू स्क्वायर बाय जी साइन टू थीटा। क्या यू में चेंज आया, क्या जी में चेंज आया, नहीं ना। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसे ही होता है, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 पे मैक्सिमम, ऐसे ही होता है। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे हमारा आर बढ़ता जा रहा है। अब मैं ना और एंगल, फिर तो मैं काम करता हूं ना, बहुत सारा बढ़ा देता हूं, है ना, मैं क्या करता हूं 60 बढ़ा देता हूं, बहुत ही दूर जाना चाहिए, 90 कर लेता, 90 लो, पहले काम करते हो, 90 वाली बेवकूफी करने से पहले 60 करके देख लेते हैं, ठीक है। ये फेंका मैंने 60 और एंगल बहुत ज्यादा कर दिया, और ये, ओ भाई साहब, ये तो पहले वाले से भी गरीब रह गया। एंगल बढ़ाना तो काम नहीं आया यहां पे, अभी जो मैंने कहानी सुनाई वो तो झूठ हो गई मालिक, एंगल थीटा था, एंगल क्या, थीटा, वैल्यू किसकी हो रही है यहां पे फॉर्मूला में देखो, साइन टू थीटा की। हमारा साइन टू थीटा जब मैक्सिमम होगा, साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। और अगर 1 रहेगी, 1 कब होती है, साइन 90 पे, 1 कब होता है, साइन 90 पे, तो 2 थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 एंड थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तुम 45 से ऊपर जाओ, 45 से कम रहो, हर बार कम डिस्टेंस पे गिरोगे। अगर मैं यही सेम स्पीड के साथ 45 पे शूट करता हूं तो ध्यान से देखो, वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिर रहा है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आके गिर रहा है। समझ में आई ये बात? तो आर मैक्स की वैल्यू, अगर मैं यहीं पे आर मैक्स लिखूं, आर मैक्स क्या होगा, जब साइन टू थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो यू स्क्वायर बाय जी हमारे पास
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाती है। क्लियर है ये? समझ में आया? अब ये जो भाई साहब की दिली इच्छा थी, हम 90 डिग्री पे फेंकेंगे, ठीक है, यहाँ कैनन बॉल, ठीक है, यही ठीक है अभी के लिए, ये फेंक देते हैं। ये लो, अगर मैंने 90 डिग्री पे फेंका तो वो कहाँ आके गिर रहा है? अरे भाई साहब वो सर पे ही आके गिर गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? साइन 90 पे तो मैंने कहा था मैक्सिमम, क्योंकि जब मैं साइन 90 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं तो यहां क्या आ गया, 2 इंटू 90 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0, और साइन 180 0 होने की वजह से 0 इंटू यू स्क्वायर बाई जी 0, आर क्या निकला? 0। वो सीधा वहीं आके गिर गया जहां से इनिशिएट किया था। ये बात समझ में आई है? ये हमारे पास निकला हॉरिजॉन्टल रेंज। लास्ट रह गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। अब निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैं एक बार यही समझा रहा हूं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए देखो, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा वो अपने को पता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई चेंज आना नहीं, एक्सेलरेशन 0। वी वाई चेंज होता जाएगा क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए वाई की वैल्यू माइनस जी, टी हमने टाइम लिया, वी वाई एट एनी पॉइंट यू साइन थीटा माइनस जी टी आया कि नहीं? मैंने सिर्फ इसी के अंदर वैल्यू डाल दी ना, यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टी। वी वाई निकल गया, वी एक्स निकल गया, वी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर, सीधा सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट की कर दी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई किया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बना यू 1, यू स्क्वायर कॉमन लेके इंटू यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू साइन थीटा जी टी होल रेज टू द पावर 1/2। सॉर्टेड। और अगर एंगल निकालना है तो tan बीटा क्या होता है? वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई और वी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, यहीं के हमने यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा, जिसको tan थीटा बाई जी टी ओवर यू कॉस थीटा के फॉर्म में मैं छोड़ सकता हूं। किसी को दिक्कत है इसमें? पक्का? इसी के साथ अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल और एंगुलर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद एट एन एंगल विद वर्टिकल एंड ऑल, इसके जितने भी आगे केसेस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। डन।